सो स्टूडेंट वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ पाटनकर ट्यूटोरियल। हम 12th स्टैंडर्ड का पहला लेसन रोटेशनल डायनामिक्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एप्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हमने देखा कि जब कोई व्हीकल टर्न लेता है अलॉन्ग ए कर्व्ड सरफेस ऑफ द रोड, तो एक्चुअली दैट व्हीकल, कार एक्सेट्रा परफॉर्म सर्कुलर मोशन। यदि सरफेस ऑफ द रोड प्लेन है, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, सेकंड वीडियो आपको इसके पहले देखना पड़ेगा स्टूडेंट। यदि सरफेस ऑफ द रोड कर्व्ड है और सरफेस प्लेन है और ऐसा व्हीकल यदि टर्न ले रहा है, तो हमने देखा कि फ्रिक्शन एक्ट एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, बट फ्रिक्शन इज अनरिलायबल फोर्स। क्योंकि फ्रिक्शन सफिशिएंटली डेवलप नहीं होगा, तो दैट यू कांट से इट इज एक्टिंग एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक मेथड डेवलप किया जिसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ द रोड। तो क्या होता है स्टूडेंट, आइए हम समझते हैं। ये क्वेश्चन है, डिराइव द फॉर्मूला एक्सप्रेशन फॉर स्पीड लिमिट, मतलब मैक्सिमम स्पीड अलोंग ए बैंक कर्व्ड सरफेस ऑफ द रोड विदाउट फ्रिक्शन। इस केस में फ्रिक्शन है स्टूडेंट, पर हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये जितने भी डेरिवेशन है उसमें हमने ये जो मोशन ऑफ द व्हीकल है उसको हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है, और दूसरे जो रेजिस्टिव फोर्सेस है जैसे विस्कोसिटी है, एयर रेजिस्टेंस है, उसको निगलेक्ट किया है। तो आइए ये क्वेश्चन समझते हैं। इस डायग्राम में मैंने एक ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द कर्व्ड रोड ड्रॉ किया है। ये रोड कर्व्ड है और ये प्लेन है। ये रोड कर्व्ड है पर एलिवेटेड है। अभी बैंकिंग में क्या होता है स्टूडेंट, ये पूरा रोड ऐसा सर्कुलर, जरूरी नहीं सर्कुलर, आर्क है, तो इसकी दो एज होगी। ये आउटर एज है, तो आउटर एज को हमने थोड़ा ऊपर कर दिया है। आउटर एज इज एलिवेटेड, देखिए इसकी हाइट ज़्यादा है और इनर एज की हाइट कम है, तो स्लोप मिल गया। ये कंस्ट्रक्शन यदि इसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो ये कंस्ट्रक्शन एक इंक्लाइन प्लेन जैसा है। तो कंसिडर ए बी इज द सरफेस ऑफ द रोड है। ये बैक ए बी जो है वो सरफेस ऑफ द बैंक रोड है। लेट थीटा बी द एंगल ऑफ बैंकिंग है। ये थीटा एंगल है। यूजुअली एंगल स्मॉल होते हैं, सम 10 डिग्री 15 डिग्री, दैट डिपेंड्स, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर जब व्हीकल ट्रेवल करेगा स्टूडेंट, तो ये व्हीकल ऑलरेडी एलिवेटेड होगा। यदि ये सपोज हाफ मीटर है, अभी हॉरिजेंटल और इसमें क्या फर्क है, यदि हॉरिजेंटल रहता तो व्हीकल इसके ऊपर ट्रेवल करता था, पर चूंकि ये सरफेस कर्व्ड है और एलिवेटेड है, तो व्हीकल ऑलरेडी एक सर्टेन हाइट पे होगा। अभी देखिए, ध्यान दीजिए क्या क्या फोर्स काम करेंगे। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल आर, क्या क्या फोर्स होगा देखो। सबसे पहले होगा, फर्स्ट वन इज द वेट ऑफ द व्हीकल। रिकॉल, आपको समझाया पहले लेक्चर में, वेट ऑफ व्हीकल, कार और व्हीकल कुछ भी लिख सकते हैं। W इक्वल टू mg, क्या डायरेक्शन है स्टूडेंट, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कहाँ पे फोर्स काम करते हैं, ये फोर्स काम करेगा एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये W होगा, वेट ऑफ द व्हीकल, इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या फॉर्मूला होगा, जैसे आपको समझाया, W इक्वल टू mg, वेयर m इज द मास ऑफ द व्हीकल। अभी ये वर्टिकल डायरेक्शन है स्टूडेंट, ये वर्टिकल डायरेक्शन। दूसरा फोर्स क्या होगा, तो दूसरा फोर्स होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। मैंने आपको बताया कि वेट का एक्शन होता है और एक्शन का रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन, ये सरफेस ऑफ द रोड है, बराबर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये सरफेस ऑफ द रोड है, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये इसको परपेंडिकुलर होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। दिस विल बी ए नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। नॉर्मल रिएक्शन विल बी इंक्लाइन टू द सरफेस ऑफ द रोड। ये सरफेस ऑफ द रोड है, तो ये एंगल जो है, ये एंगल 90 होगा। कौन सा एंगल स्टूडेंट, ये वाला एंगल 90 होगा। डॉटेड लाइन से बताता हूँ, ये और ये जो ब्लू लाइन है ये एंगल 90 होगा। अभी देखो क्या हो गया, जब रोड प्लेन सरफेस था तो नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड है। इसके पहले का वीडियो आप देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा स्टूडेंट। तो इन दोनों के बीच में
ये जो एंगल है स्टूडेंट, ये जो एंगल है, ये एंगल अभी थीटा होगा बाय ज्योमेट्री, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसका मतलब बैंकिंग से क्या फायदा हो गया हमको? बैंकिंग की वजह से नॉर्मल रिएक्शन जो कि वर्टिकली अपवर्ड था वो अभी इंक्लाइंड हो गया। तो देखो दूसरा फोर्स क्या होगा, सेकंड फोर्स में लिखता हूँ। सेकंड फोर्स है नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन N which is perpendicular to surface of road। रोड का सरफेस कौन सा है स्टूडेंट? ए बी है, तो इसको परपेंडिकुलर है। बाय ज्योमेट्री इसका ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अभी जैसे मैंने पहले आपको पहले वीडियो में बताया सेकंड पार्ट में कि ये नॉर्मल रिएक्शन एक वेक्टर है, तो इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट में। तो कैसे होगा स्टूडेंट? रिजॉल्व करने के लिए हमेशा पहले आप एक रेक्टेंगल बनाइए ताकि ये डायगोनल में हो। देखो ऐसा रेक्टेंगल बनाइए, दिस विल बी रेक्टेंगल। जब कभी भी आप कोई वेक्टर रिजॉल्व करो, जिस वेक्टर को आपको रिजॉल्व करने का, दैट शुड बी अलोंग डायगोनल। अभी इसका क्या कंपोनेंट होगा? देखो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। थीटा एंगल ऐसे मेजर किया है, मतलब ये रेफरेंस आर्म है, वर्टिकल डायरेक्शन रेफरेंस आर्म है। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? ये वर्टिकल कंपोनेंट इसका हो जाएगा n cos थीटा। ये एंगल थीटा है तो वर्टिकल कंपोनेंट n cos थीटा होगा। ये n cos थीटा स्टूडेंट विल बी बैलेंस बाय वेट, दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में। दूसरा फोर्स कौन सा होगा स्टूडेंट? तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, देखो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, दैट इज n sin थीटा। n नॉर्मल रिएक्शन हो गया। इट कैन बी, आगे समझते हैं, इट कैन बी रिजॉल्व, it can be resolved into two components, two components। कौन कौन से दो कंपोनेंट होंगे स्टूडेंट? इसका पहला कंपोनेंट होगा n cos थीटा, दैट इज वर्टिकली अपवर्ड्स। इसका डायरेक्शन देखिए डायग्राम में, वर्टिकली अपवर्ड्स होगा, ये वर्टिकली अपवर्ड्स, ये वर्टिकली अपवर्ड्स है। ये जो n cos थीटा है बैलेंसेस वेट, n cos थीटा वर्टिकली अपवर्ड है, इट बैलेंसेस W इक्वल टू mg। तो हमको एक इक्विलिब्रियम का इक्वेशन मिला स्टूडेंट को, क्या मिला इक्वेशन? देयरफॉर n cos थीटा इज इक्वल टू W इक्वल टू mg। लेट मी कॉल इक्वेशन 1। ये दोनों बैलेंस हो गए, देयर इज नो फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। पर अभी ये फोर्स देखिए n sin थीटा, अभी n sin थीटा किधर है? तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। लेट मी राइट फर्स्ट, बी पार्ट क्या होगा? n sin थीटा, दूसरा कंपोनेंट दैट इज हॉरिजेंटल कंपोनेंट, इट इज हॉरिजेंटल कंपोनेंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। ये जो व्हीकल है स्टूडेंट, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये CG है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ऐसा ही सर्कुलर मोशन कर रहा है। कौन से प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है? इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन एन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये जो n sin थीटा है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो ये किधर काम कर रहा है? देखो ये सेंटर की तरफ है। तो n sin थीटा एक्ट एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। लेट मी कॉल, इसका वैल्यू होगा mv² अपॉन r। रिकलेक्ट कीजिए, फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² बाय r। लेट मी कॉल, ये हो गया आपका इक्वेशन 2 स्टूडेंट। अभी ध्यान दीजिए, फॉर ए गिवन एंगल ऑफ बैंकिंग, एक बार थीटा आपने बना दिया 10 डिग्री सपोज, तो थीटा कांस्टेंट है, और फॉर ए गिवन व्हीकल n कांस्टेंट होगा। इसका ये मतलब है स्टूडेंट कि ये जो n sin थीटा है ये कांस्टेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है अगले डेरिवेशन के लिए।
एन कॉस थीटा कांस्टेंट है, इसके लिए ये जो स्पीड है ये भी कांस्टेंट होगी। इट विल हैव सर्टेन मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम स्पीड। जैसे पहले मैंने बताया था कि फ्रिक्शन इंक्रीज और फ्रिक्शन मैक्सिमम हुआ तो स्पीड मैक्सिमम हुआ, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये जो वैल्यू लिखा है इटसेल्फ मैक्सिमम है, जिसको हम बोलते हैं स्पीड लिमिट। इस स्पीड लिमिट के लिए हमने नोटेशन यहाँ पे यूज किया स्टूडेंट वीएस। तो अभी हम यहाँ से वीएस का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं स्टूडेंट। लेट अस डिवाइडिंग इक्वेशन, ध्यान दीजिए कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो क्या होगा देखो, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू होगा n साइन थीटा, इक्वेशन 1 का ये न्यूमरेटर हो गया। यहाँ पर इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 का है n cos थीटा इज डिवाइड बाय n cos थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा स्टूडेंट एम वी स्क्वायर एस अपॉन आर डिवाइड बाय एम जी, ये वैल्यू एम जी है। तो ये m और m कैंसिल होगा, इधर n और n कैंसिल होगा स्टूडेंट। तो क्या बचेगा राइट हैंड साइड में स्टूडेंट, विल गेट वी स्क्वायर एस अपॉन आर जी। नाउ साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज टेन थीटा। वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ टेन थीटा का वैल्यू मिल गया स्टूडेंट हमको वी स्क्वायर बाय आर जी। ये इक्वेशन हम थोड़ा अभी बाद में डिस्कस करेंगे। लेट मी कॉल, ये हो गया आपका इक्वेशन 3। तो यहाँ से हमको Vs का फॉर्मूला मिल गया स्टूडेंट। तो Vs कितना होगा, Vs विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेंजेंट ऑफ थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड लिमिट अलोंग ए बैंक्ड कर्व्ड रोड। बैंकिंग है, ऐसा नहीं है कि यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, पर अभी हमने टाइम बिंग फ्रिक्शन हमने निगलेक्ट कर दिया, फ्रिक्शन को हमने कंसिडर नहीं किया है और दूसरे कोई भी रेजिस्टिव फोर्स हमने कंसिडर नहीं किया। तो यदि आप ये इक्वेशन देखेंगे वी स्पीड लिमिट किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो स्पीड लिमिट डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये जरा हम नोट करते हैं, एक इंपॉर्टेंट नोट है कि स्पीड लिमिट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फर्स्ट वन इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द व्हीकल। जैसे लास्ट के आर्टिकल में हमने देखा, यहाँ पर मास नहीं है। सेकेंडली इट डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ द रोड, इट डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ कर्व रोड। आप जितना आर ज्यादा होगा उतना वीएस ज्यादा होगा। जब आप हाईवे साइड जाते हैं स्टूडेंट, तो आपने देखा कि रोड काफी चौड़े होते हैं। यदि आर कम होगा तो वीएस का वैल्यू कम होगा। एंड थर्ड वन, तीसरी बात है किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ बैंकिंग, वैल्यू ऑफ थीटा, एंगल ऑफ बैंकिंग दैट इज थीटा। यदि थीटा ज्यादा होगा तो वीएस का वैल्यू ज्यादा होगा। पर थीटा में लिमिटेशन है स्टूडेंट, थीटा इज अ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस। तो ये खूब ज्यादा नहीं हो सकता है, पर कंपेयर टू फ्रिक्शन जो हमने पहले डेरिवेशन किया, फ्रिक्शन रिकॉल करो, वी जीरो हमने निकाला था स्टूडेंट, वी जीरो वाज ए स्पीड लिमिट, वो किसके अवतार, दैट इज विद द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कंपेरिजन में ये जो वी एस का वैल्यू है ये ग्रेटर होता है। यहाँ पर स्पीड लिमिट ज़्यादा होती है और यहाँ पर एन साइन, ये जो एन साइन थीटा है ये कुछ सरफेस ऑफ द रोड के ऊपर डिपेंड नहीं होता है फ्रिक्शन जैसा। अभी नेचुरली क्वेश्चन कम्स इन माइंड कि थीटा कैसे मिलेगा हमको। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन 3 में यहाँ पे टेंजेंट थीटा का वैल्यू है। तो जब हाईवे वगैरह कंस्ट्रक्ट होता है स्टूडेंट, जब रोड कंस्ट्रक्ट होते हैं तो इंजीनियर लोग इसको यूज करते हैं, इस फॉर्मूले को। वो क्या करते हैं, अब जब हाईवे में जाएंगे जहाँ रोड कर्व्ड है तो आपने देखा वहाँ पे स्पीड लिमिट के बोर्ड लगे रहते हैं, 30 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर आवर। तो हम पहले वी एस डिसाइड करते हैं, वी एस का न्यूमेरिकल वैल्यू, रोड का कितना रेडियस है वो पता रहता है, जी पता है। तो यूजिंग इक्वेशन 3 थीटा कैन बी कैलकुलेटेड और दैट थीटा is many which that theta is used to construct the road and thereby this particular formula using equation 3 हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग निकाल सकते हैं। यदि आप इसको देखेंगे तो एंगल ऑफ बैंकिंग डिपेंड्स ऑन वीएस, जितना ज्यादा वीएस होगा उतना थीटा ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब रेडियस कम है
तो क्या होगा, रेडियस कम रहेगा तो थीटा विल बी लार्ज होगा, इसके लिए रेडियस ऑफ द कर्व शुड बी लार्ज, और जी तो कांस्टेंट है। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने दो फार्मूला निकाले। क्या फार्मूला? एक तो स्पीड लिमिट फार्मूला एंड सेकंड फार्मूला फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग। इसका अब एक स्क्रीनशॉट। तो हम एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ द, जो पहला टॉपिक है हमारा रोटेशनल डायनामिक्स, उसका पार्ट डिस्कस कर रहे थे। तो यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आपको इसके पहले के वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि ये पूरा रिलेटेड है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि व्हेन एवर ए व्हीकल, जब कोई कार या बस या बाइक कर्व सरफेस के ऊपर ऐसा टर्न लेती है, whenever a vehicle travels along a curved surface, तो एक्चुअली ये जो व्हीकल है इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, और हमको पता है कि सर्कुलर मोशन में चेंज ऑफ डायरेक्शन है। फॉर दैट रीजन उसके लिए हमको क्या लगता है स्टूडेंट, वी रिक्वायर ए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अभी तक हमने देखा कि यदि सरफेस प्लेन है, हॉरिजॉन्टल है, तो यदि मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड v मैक्सिमम, जिसको कि हमने v0 से लिखा है, इट इज गिवन बाय फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। मेरा ये कहने का मतलब है कि सरफेस ऑफ द रोड कर्व्ड है पर हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो वी डिपेंड ऑन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यदि फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करेंगे तो स्पीड मैक्सिमम कितना होगा, इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। पर चूंकि ये वैल्यू बहुत स्मॉल है, इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने नया टेक्नोलॉजी निकाला जिसको कि हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ द रोड। रिकलेक्ट कीजिए, व्हाट इज बैंकिंग ऑफ द रोड? तो बैंकिंग ऑफ द रोड में व्हेनेवर रोड्स आर कर्व्ड, जब रोड कर्व्ड है तो हम क्या करते हैं, इसका एक सरफेस हम इंक्लाइंड कर देते हैं। ऐसा रोड्स आर लेट स्लांटली, इंक्लाइंड प्लेन जैसा कंस्ट्रक्शन है। यदि हम ये इंक्लिनेशन देखेंगे, इसका पहले वाला जो क्वेश्चन है, यदि इंक्लिनेशन देंगे हम लोग इस रोड को, तो उसका जो मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड v0, या आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है vs, दैट इज गिवन बाय फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। अभी स्टूडेंट जब ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया तो इसके बीच में हमको एक स्टेप मिला है एन। नॉर्मल रिएक्शन हमने रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन बाय n sin थीटा, दिस इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिव्स व्हाट, इट गिव्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, स्पीड लिमिट विथ बैंकिंग विदाउट फ्रिक्शन, तो इसमें ये जो आर है, ये जो स्पीड लिमिट हमने निकाला है स्टूडेंट, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आर और थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। दिस गिव्स, यदि आपका व्हीकल एक पर्टिकुलर रेडियस के ऊपर टर्न ले रहा है तो ये स्पीड लिमिट इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। यदि ये स्पीड कम या ज्यादा होगा तो अगेन सेम प्रॉब्लम आएगा, देयर विल बी डेंजर ऑफ द स्किडिंग ऑफ द रोड। तो अभी हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि हम बैंकिंग और फ्रिक्शन को साथ में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। यदि बैंकिंग रहेगा और फ्रिक्शन साथ में होगा तो क्या होगा, हमको दो प्रकार की स्पीड मिलेगी, v मिनिमम, कम से कम स्पीड कितना होगा, और v मैक्सिमम। तो आइए ये क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट मैंने जैसे आपको समझाया, लास्ट क्वेश्चन का ये मैंने आंसर यहाँ लिख दिया है। दिस इज द स्पीड लिमिट ऑफ ए व्हीकल विथ बैंकिंग एंड निग्लेक्टिंग फ्रिक्शन एंड दिस कंपोनेंट गिव्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो स्पीड लिमिट लिखा है यहाँ पर, ये पर्टिकुलर रेडियस आर के लिए है। नाउ वी विल हैव द टू केसेस। सपोज केस वन, अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, मोशन ऑफ ए व्हीकल अलोंग द बैंक कर्व्ड रोड विथ फ्रिक्शन। तो केस वन में क्या होगा, सपोज सपोज v1 is the speed of the vehicle which is less than v0, इट इज लेस देन v0, इससे कम होगा स्पीड, तो क्या होगा, तो क्या होगा, जब ये v1 लेस देन v0 है, देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा स्टूडेंट, तो इट इज गिवन बाय फॉर्मूला n sin थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होगा, यहाँ v0 के जगह भी v1 होगा, तो दिस इज इक्वल टू mv1 स्क्वायर अपॉन r। अभी देखिए क्या होगा, जैसे जैसे ये v1 एज द v1 डिक्रीजेस, यदि v1 डिक्रीज हुआ तो r भी डिक्रीज होगा। v1 यदि डिक्रीज हुआ
ये V1 का वैल्यू डिक्रीज हुआ, V0 से कम ले रहे हैं ना, सपोज V0 30 किलोमीटर पर आवर है, एंड इफ द व्हीकल इज ड्रिवन लेस देन 30 किलोमीटर पर आवर, वो बात कर रहे हैं हम लोग। यदि V1 लेस देन होगा V0 तो ये R भी डिक्रीज होगा। ये जरा समझिए, n साइन थीटा कांस्टेंट है। यहाँ पे डायग्राम में मैंने बताया है कि n नॉर्मल रिएक्शन है, n के दो कंपोनेंट है, n cos थीटा और n sin थीटा। डायग्राम रिकलेक्ट कीजिए सर। तो ये जो n sin थीटा है, इट इज डायरेक्टेड टू द सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो देखो n sin थीटा एक तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो यदि V1 का वैल्यू कम होगा, यदि स्पीड V1 V0 से कम होगा, तो R को भी कम होना पड़ेगा, तभी ये फैक्टर कांस्टेंट रहेगा। इसका ये मतलब है कि दिस व्हीकल विल ट्राई टू गो डाउन द स्लोप। रेडियस कम कब होगा? रेडियस कम कब होगा जबकि ये जो इंक्लाइन प्लेन है, जब रोड है, रोड का सरफेस बहुत बड़ा है, ये व्हीकल नीचे की ओर मूव करेगा। जितना ये व्हीकल नीचे की तरफ आएगा उतना रेडियस ऑफ द सर्कल कम होगा। मतलब टेंडेंसी ऑफ द व्हीकल इज टू डिस्क्राइब ए हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ ए स्मॉलर रेडियस, क्योंकि ये व्हीकल नीचे आ रहा है। तो देखो व्हीकल की टेंडेंसी क्या है? व्हीकल टेंडेंसी इज टू मूव डाउन द प्लेन। इसके लिए फ्रिक्शन विल एक्ट अप द प्लेन। पहले वाला जो क्वेश्चन इसका किया वहां पे हमने फ्रिक्शन कंसिडर नहीं किया स्टूडेंट, यहाँ हमने फ्रिक्शन कंसिडर किया है। जैसे ये व्हीकल नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा तो हमको पता है कि रिलेटिव मोशन इज अपोज, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन रहेगा दैट विल बी अप द प्लेन। तो अभी क्या होगा इस डायग्राम में, आप देखिए इस केस में क्या होगा, व्हाट आर द टोटल फोर्सेस आर एक्टिंग, तो हम उसकी डिस्कस करते हैं। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल, देखिए कौन कौन से फोर्सेस एक्टिंग है। पहले तो है वेट ऑफ द व्हीकल। देखिए डायग्राम स्टूडेंट, पहला है वेट ऑफ व्हीकल, W इक्वल टू mg। क्या डायरेक्शन है? एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। देखो ये वेट बताया मैंने आपको, समझा, वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरा फोर्स क्या होगा? सेकंड फोर्स होगा नॉर्मल, नेट नॉर्मल रिएक्शन, नेट नॉर्मल रिएक्शन। ये हम समझते हैं नेट वर्ड क्यों यूज किया। ये फोर व्हीलर है तो चारों टायर सरफेस ऑफ द रोड को टच करेंगे, थ्री व्हीलर होगा तो तीन टायर होंगे, टू व्हीलर होगा तो दो टायर कांटेक्ट में होंगे। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये टोटल नॉर्मल रिएक्शन है जो कि चारों टायर या सब टायर के ऊपर होता है। नॉर्मल रिएक्शन कहां पर होगा? परपेंडिकुलर अपवर्ड्स, अपवर्ड्स टू, कहां पर होगा? अपवर्ड्स टू सरफेस ऑफ द रोड। देखिए सरफेस ऑफ रोड, अभी रोड का सरफेस कौन सा है? तो रोड का सरफेस इज ए बी, क्योंकि वो इंक्लाइंड है। ए बी को एन विल बी, ये जो रेड से ड्रॉ किया एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी, वो नॉर्मल रिएक्शन है। अभी थीटा एंगल ऑफ बैंकिंग है, तो बाय ज्योमेट्री ये एंगल थीटा होगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ये वर्टिकल है, दिस इज द वर्टिकल। देखिए स्टूडेंट ये वर्टिकल डायरेक्शन है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाएगा बाय ज्योमेट्री। तो n कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, नॉर्मल रिएक्शन कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, जैसे यहाँ बताया n cos थीटा वर्टिकल कंपोनेंट और n sin थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ लिखता हूं इट कैन बी resolved, it can be resolved into two components, two components, two components। कौन कौन से कंपोनेंट है स्टूडेंट? पहला कंपोनेंट है, यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट कंपोनेंट, लेट अस राइट डाउन पॉइंट नंबर 1। फर्स्ट कंपोनेंट n cos थीटा, n cos थीटा, ये कौन सा कंपोनेंट है? वर्टिकली अपवर्ड्स। दूसरा कंपोनेंट स्टूडेंट है दैट इज द n sin थीटा। देखिए सेकंड कंपोनेंट है n sin थीटा। किधर है n sin थीटा? n sin थीटा डायरेक्टेड हॉरिजॉन्टली, इट इज डायरेक्टेड हॉरिजॉन्टली। और ये किधर है? ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल है।
दूसरा क्या होगा, जो तीसरा फोर्स है, थर्ड फोर्स जो है यहाँ पर, नेट नेट फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं कि इंस्टेंटेनियसली टायर्स ऑफ द व्हीकल आर एट रेस्ट। ये अगेन ये यहाँ पे नेट वर्ड यूज किया है, मतलब सारे टायर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का वो टोटल एफएस है। किधर डायरेक्शन होगा इसका, इसका डायरेक्शन होगा ऑफ द प्लेन, ऑफ द प्लेन। डायग्राम देखिए स्टूडेंट बराबर, ये जो है इंक्लाइंड, अब द इंक्लाइंड प्लेन होगा। अभी ये एंगल थीटा होगा बाय ज्योमेट्री, मतलब एफ एस इज इंक्लाइंड एंगल थीटा बिकॉज ये एंगल इक्वल है, तो एफ एस भी दो भागों में रिजॉल्व होगा, तो इट कैन बी ऑल्सो रिजॉल्व, इट कैन बी ऑल्सो रिजॉल्व रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा। फर्स्ट वन देखिए डायग्राम, फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, ये हॉरिजॉन्टली है, हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट है स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टली। और दूसरा कौन सा है, सेकंड जो कंपोनेंट है एफ एस, देखिए एफ एस साइन थीटा, ये कंपोनेंट है वर्टिकली, वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड्स। तो स्टूडेंट अभी आपको एक बार वापस समझने का, टोटल फोर्स पहले कितने हैं, एक तो डब्ल्यू है वेट पहला, दूसरा फोर्स कौन सा हो गया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और तीसरा फोर्स कितना कौन सा हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द प्लेन। टोटल फोर्सेस 3 है, इसमें से एन को रिजॉल्व किया, रिजॉल्व किया मतलब एन गया, एन इक्वल टू टू फोर्सेस हो गया, एन साइन थीटा और एन कॉस थीटा। उसी प्रकार एफ एस को भी जब रिजॉल्व किया तो एफ एस कॉस थीटा और एफ एस साइन थीटा। रिजॉल्व करने के बाद में टोटल फोर्सेस आर 5 है, दो एन के फोर्स हो गए, दो फ्रिक्शन के फोर्स हो गए, और एक डब्ल्यू हो गया। अभी क्या होगा, देखो डायग्राम देखो, इसमें से अभी एक्चुअली ये जो सारे फोर्सेस है स्टूडेंट, वो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर बताते हैं। ऑल फोर्सेस आर सपोज टू एक्ट एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पर डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स अलग से बताया गया है यहाँ पे, कहाँ पर, टायर और इसके बीच में। अभी देखिए एन कॉस थीटा अपवर्ड है और एफ एस साइन थीटा भी अपवर्ड है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और ये दोनों मिलकर ये W, W का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, W इक्वल टू एम जी को बैलेंस करेंगे। तो फॉर इक्विलिब्रियम हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, कि फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा, देखो एम जी, एम जी इज द वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है, एम जी किसके बराबर होगा, तो एम जी विल बी इक्वल टू एन कॉस थीटा, देखिए वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है एन कॉस थीटा, और प्लस वाई प्लस, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, प्लस एफ एस साइन थीटा। दिस विल बी इक्वेशन नंबर, लेट्स कॉल इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या होगा, अभी देखो एन साइन थीटा सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ है, देखिए जब व्हीकल टर्न ले रहा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द व्हीकल इज डिस्क्राइबिंग ए हॉरिजॉन्टल सर्कल, तो एन साइन थीटा हॉरिजॉन्टली है, पर एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा अपोजिट है, तो नेट फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा, एन साइन थीटा में से एफ एस कॉस थीटा माइनस होगा। स्टूडेंट बराबर समझे क्यों माइनस होगा, बिकॉज वी रिक्वायर नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो नेट फोर्स कौन सा होगा इक्विलिब्रियम में, यहाँ पर कितना होगा कि एन साइन थीटा, एन साइन थीटा माइनस, ध्यान दीजिए वाई माइनस क्योंकि उसका डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस एफ एस cos theta, this will be directed towards the center of circle, तो this act as a centripetal force, तो इसका फॉर्मूला कितना होगा स्टूडेंट, एम वी स्क्वायर 1 डिवाइड बाय आर, this gives the necessary centripetal force, let me call this is equation 2।
अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यदि आप इक्वेशन नंबर 2 में देखेंगे तो यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा माइनस है, ये V1 जो स्पीड है वो लेस देन V0 है। तो टू कैलकुलेट V1 लेट अस डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। तो लिखिए डिवाइडिंग इक्वेशन 2 को मैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 को मैं डिवाइड करता हूँ। ये न्यूमरेटर में आएगा, ये डिनोमिनेटर में आएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, यू विल गेट द इक्वेशन v1 स्क्वायर अपॉन आर जी, ये m और ये m कैंसिल होगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो हमको मिलेगा, बराबर ध्यान दीजिए, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया तो न्यूमरेटर में हमको मिलेगा स्टूडेंट n साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा। अभी ध्यान दीजिए, ये जो वैल्यू है एफ एस, हमको पता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हैज ए लिमिटिंग वैल्यू, उसकी प्रॉपर्टी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया। यदि V1 इज रिक्वायर्ड टू बी मिनिमम फॉर V1 टू बी V1 मिनिमम, यदि इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, टेक्स्ट बुक में भी ऐसे ही लिखा है आपके V मिनिमम। देखो V मिनिमम कब होगा, जबकि एफ एस मैक्सिमम होगा। समझिए स्टूडेंट, क्यों मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये माइनस है, जितना ज्यादा आप उसमें से घटाएंगे तो वैल्यू कम होगा ना। तो ये कब होगा, फॉर विच एफ एस कितना होना चाहिए, फॉर विच एफ एस शुड बी मैक्सिमम होना चाहिए। एफ एस मैक्सिमम का वैल्यू होता है स्टूडेंट म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन एन। ये V1 है, ये एनी स्पीड है, और ये V1 ये मिनिमम स्पीड है। तो मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ये n का वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं स्टूडेंट। तो देखो हमको क्या मिलता है, लेट अस सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो हमको इक्वेशन यहाँ पे मिलेगा स्टूडेंट, व्हाट विल गेट, ये V1 विल बिकम V मिनिमम स्क्वायर अपॉन आर जी, ध्यान दीजिए बराबर, ये n कितना हो जाएगा, ये जो एफ एस है, एफ एस का वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ। So this is equal to, let me write first numerator n sin theta minus mu s into n, ये mu s into n into cos theta into this value cos theta divide by n cos theta plus ये होगा mu s n sin theta। ये जो म्यूएस का वैल्यू है यहाँ पर, ये म्यूएस का जो वैल्यू है, एफ एस का जो वैल्यू है, ये एफ एस का वैल्यू हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया है स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू म्यूएस इंटू एन। इसके लिए वी हैज बिकम वी मिनिमम। इसमें से एन कॉमन है, दोनों में से एन कॉमन है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए एन कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ पर, दिस कैन बी रिटन अल्टरनेटिवली, दिस इज इक्वल टू, एन कैंसल हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा माइनस mu s cos theta डिवाइड बाय cos theta प्लस mu s sin theta। n यहाँ से कॉमन लिया, n डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से कॉमन है तो वो कैंसिल हो जाएगा। अभी sin थीटा बाय cos थीटा होता है tan थीटा, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं sin थीटा बाय cos थीटा से। लेट अस डिवाइड दिस, इसको हम डिवाइड करते हैं, लेट अस डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को डिवाइड करते हैं किससे, cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं स्टूडेंट, cos थीटा से मैं डिवाइड करता हूँ, डिवाइडिंग बाय cos थीटा, तो कितना हो जाएगा ये, sin थीटा बाय cos थीटा विल बिकम tan थीटा माइनस म्यू एस डिवाइड बाय cos थीटा विल बी इक्वल टू 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। क्या किया मैंने स्टूडेंट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड किया, तो देयरफॉर v स्क्वायर मिनिमम कितना होगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये आर जी डिनोमिनेटर में स्टूडेंट, तो आर जी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो v मिनिमम, ये स्क्वायर है, v मिनिमम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अंडर रूट लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, अंदर इस पूरे इसका रूट होगा, ये आर जी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये आर जी
इनटू ब्रैकेट, यहाँ पर क्या आएगा, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वैल्यू आएगा, दिस विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan theta. This bracket is closed. This is the final expression for minimum speed of the vehicle with which it can be driven safely considering both friction and banking. जितना मिनिमम स्पीड कम होते जाएगा उतना व्हीकल नीचे की तरफ आते जाएगा, इसका भी अपना लिमिट है स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि किसी भी स्पीड में आप ड्राइव कर सकते हैं, ये फाइनल फॉर्मूला है, आप इसको लिख लीजिए। तो स्टूडेंट केस 1 में हमने देखा कि जब v का स्पीड कम होता है तो व्हीकल हैज अ टेंडेंसी टू मूव डाउनवर्ड एंड डाउनवर्ड टू डिस्क्राइब ए हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ द स्मॉलर एंड स्मॉलर रेडियस, इसके लिए फ्रिक्शन अप द प्लेन है। अभी सपोज ये जो कंडीशन है, केस 2 डिस्कस करते हैं। सपोज व्हीकल का स्पीड v2 ग्रेटर देन v0, ये जो हमने निकाला प्रीवियस केस में तो ग्रेटर देन v0 है, तो यहाँ पे साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा देखिए, साइन थीटा इज ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, तो कितना होगा ये एम वी टू स्क्वायर, इस व्हीकल का स्पीड v2 है स्टूडेंट, तो एम वी टू स्क्वायर अपॉन आर, दिस विल बी द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी हम व्हीकल को v0 से ज़्यादा ड्राइव कर रहे हैं, सपोज v0 30 किलोमीटर पर आवर है, तो हमने 35-40 किया, तो क्या होगा, ये v2 जब बढ़ेगा, जब v2 इंक्रीज होगा तो रेशियो को फिक्स रखने के लिए स्टूडेंट r भी इंक्रीज होगा, क्योंकि n साइन थीटा कांस्टेंट है, ये वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है स्टूडेंट, बी केयरफुल। इसका मतलब व्हीकल विल ट्राई टू डिस्क्राइब द सर्कल ऑफ हायर एंड हायर रेडियस। जब कभी आप हाईवे के ऊपर ट्रेवल करते हैं जो कि काफ़ी चौड़े हैं, तो आप देखते हैं यदि स्पीड का व्हीकल ज़्यादा है तो ऐसा वो टायर का आवाज़ करते हुए ऊपर की तरफ जाता है व्हीकल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम स्पीड बढ़ा रहे हैं तो आर बढ़ रहा है, तो व्हीकल विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव अप द इंक्लाइन प्लेन, ऊपर की तरफ जाएगा, जब ऊपर जाएगा तभी तो इस सर्कल का रेडियस बढ़ेगा ना, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, कब बढ़ेगा, जबकि व्हीकल ऊपर जाएगा। But tendency of the vehicle to move up the plane, then friction will act down the plane. तो क्या फर्क हो गया केस 1 और केस 2 में, क्या फर्क है स्टूडेंट, केस 1 में फ्रिक्शन वाज अप द इंक्लाइन प्लेन, यहाँ पे फ्रिक्शन वाज डाउन द इंक्लाइन प्लेन। जरा डायग्राम की तरफ ध्यान दीजिए आप, कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग, तो एज बिफोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल इज द वेट ऑफ द व्हीकल, देखो W इक्वल टू mg, ये फिक्स है। फिर नेट नॉर्मल रिएक्शन, टायर के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है दैट इज n, नॉर्मल रिएक्शन किधर होता है, ये जो रेड लाइन से बताया, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ द रोड, ये भी n के दो कंपोनेंट होंगे, n cos थीटा वर्टिकल कंपोनेंट और n sin थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब W में चेंज नहीं हुआ, जैसे केस 1 में था वैसे ही रहा, n में भी चेंज नहीं हुआ। फिर चेंज किस में हुआ स्टूडेंट, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स डाउन द प्लेन है, ये जो Fs है फ्रिक्शनल फोर्स है, ये नेट फोर्स है, 4 टायर है, 3 व्हीलर है तो 3 टायर का टोटल फोर्स हमने लिया Fs। Fs जो है वो अभी किधर होगा, तो दैट विल बी नाउ डाउन द प्लेन होगा, दिस इज वर्किंग डाउन द प्लेन। देखिए डायग्राम, तो Fs कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट, Fs के वापस 2 कंपोनेंट होंगे, बाय ज्योमेट्री ये दोनों एंगल थीटा होंगे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा Fs cos थीटा, और इसका जो दूसरा कंपोनेंट है Fs sin थीटा वो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये चेंज होगा, इसका डायरेक्शन स्टूडेंट चेंज होगा, ये हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड। मतलब टोटल फोर्सेस, एक अगेन एक्सप्लेन करता हूँ, टोटल फोर्सेस 3 ही है व्हीकल के ऊपर, कौन कौन से स्टूडेंट, वेट ऑफ द व्हीकल W, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। n को हमने रिजॉल्व किया 2 कंपोनेंट में और Fs को भी हमने 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, इस प्रकार टोटल फोर्सेस हमारे पास में 5 है। अभी देखिए W की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और Fs sin थीटा भी डाउनवर्ड है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और दिस मस्ट बी इक्वल टू n cos थीटा फॉर इक्विलिब्रियम। तो देखो क्या होगा, लिखता हूं मैं कि फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए कि n cos थीटा वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है n cos थीटा विल बी इक्वल टू कितना होगा W, W मतलब
एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा। वाई प्लस, क्योंकि इन दोनों की जो डायरेक्शन है स्टूडेंट वो सेम है, एफ एस साइन थीटा। जस्ट ए मोमेंट प्लीज, एफ एस साइन थीटा। तो यहां से हम एम जी का वैल्यू निकाल सकते हैं। एम जी कितना होगा, देयरफॉर एम जी का वैल्यू यहाँ पर होगा स्टूडेंट, एम जी इक्वल टू एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। लेट मी कॉल, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 हो गया था, मैं इसको नाम देता हूँ इक्वेशन 4 ताकि कुछ कंफ्यूजन नहीं हो। इक्वेशन 4 है स्टूडेंट, ये वेट ऑफ द व्हीकल हो गया। अभी दूसरा क्या है, एन साइन थीटा और एन कॉस थीटा दोनों हॉरिजॉन्टली है और टुवर्ड्स डायरेक्टेड कहाँ पर है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल है। तो देयरफॉर एम वी टू स्क्वायर अपॉन आर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा विल बी गिवन बाय, ये जो होगा डायरेक्टेड वेयर, ये दोनों फोर्स एड हो गए, देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसके लिए एड हो गए और दे आर हॉरिजॉन्टली डायरेक्टेड to the center of the circle, so they provide the necessary centripetal force. अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5 को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 को हम इक्वेशन 4 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, इक्वेशन 4 से। तो देखो क्या होगा, ये न्यूमरेटर होगा m, ये m और ये m कैंसिल होगा, ये न्यूमरेटर है, वी टू स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, ये वैल्यू एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, और यहाँ पे कितना होगा एन साइन थीटा माइनस, ये माइनस होगा एफ एस साइन थीटा, ये डिवीजन हो गया, एम कैंसिल हो गया। अभी ध्यान दीजिए, वी रिक्वायर वी टू बी मोर, वी ज्यादा चाहिए और ये प्लस हो गया यहाँ पर। अभी v कब ज्यादा होगा, v का वैल्यू तभी, v2 का वैल्यू तभी ज्यादा होगा स्टूडेंट जब fs ज्यादा होगा। तो हमको पता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग फोर्स है, तो फॉर v2, ये जो v2 का वैल्यू है, फॉर v2 टू बी मैक्सिमम, यहाँ पे लिखता हूँ v2 टू बी मैक्सिमम। इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे स्टूडेंट, विल राइट दिस एज द v मैक्सिमम, इसको हम डिनोट करते हैं एक ही सिंबल से, v मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये एफ एस मैक्सिमम होगा, और एफ एफ मैक्सिमम का हमको वैल्यू पता है, म्यू एस इंटू एन। तो ये वैल्यू अभी हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो जब ये हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा v मैक्सिमम, ये v2 का वैल्यू हो गया, v2 हैज बिकम v2 मैक्सिमम, मतलब v मैक्सिमम नोटेशन। तो ये v मैक्सिमम अपॉन आर जी इक्वल टू एन साइन थीटा माइनस, ये माइनस सॉरी प्लस, ये प्लस, ये वैल्यू होगा एफ एस का वैल्यू लिखा, देखिए बराबर, ये एफ एस का वैल्यू लिखा यहाँ पर, ये दोनों वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे प्लस हुआ और यहाँ पर ये माइनस हुआ, चेक कीजिए। अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से स्टूडेंट एन कॉमन है, यदि एन कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। अभी इसको मैं, ये जो है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होगा टेन थीटा, ये साइन होगा प्लस, ये रेशो 1 होगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, कॉस थीटा से डिवाइड किया तो 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा होगा स्टूडेंट। ये किसका वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है, वी स्क्वायर अपॉन, वी स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन आर जी है, इसके लिए वी स्क्वायर मैक्सिमम कितना होगा, तो अंडर रूट साइन आएगा, वी वी मैक्सिमम लिख देता हूँ स्टूडेंट, लेट अस राइट वी मैक्सिमम, वी मैक्सिमम, तो अंडर रूट साइन होगा, कितना होगा, ये आर जी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, टेन थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। लेट मी कॉल दिस इज इक्वेशन नंबर 6. This gives us the maximum speed with which vehicle can be driven safely along the banked road with friction. जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा स्टूडेंट, वैसे वैसे व्हीकल ऊपर और ऊपर की तरफ जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी स्पीड में आप ड्राइव कर सकते हैं, इसका पर्टिकुलर वैल्यू होता है, ये दोनों स्पीड लिमिट है, मतलब जब फ्रिक्शन कंसिडर करेंगे तो व्हीकल के ऊपर दो लिमिट हो गया, एक मिनिमम स्पीड लिमिट और मैक्सिमम स्पीड लिमिट। ये एक बड़ा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अभी तक बोर्ड में थ्योरी में पूछा नहीं है, पर ये पूरा क्वेश्चन जो है
वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये डेरिवेशन टाइप है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट, बैंकिंग का सेक्शन कंप्लीट करने के बाद में अभी आगे बढ़ते हैं और एक इंटरेस्टिंग केस हम डिस्कस करते हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम में भी अप्लीकेबल है। Derive an expression for minimum safe speed of a vehicle performing circular motion in an horizontal circle. बचपन में आप जब सर्कस वगैरह में गए होंगे देखने के लिए स्टूडेंट, एक मिनट, तो स्टूडेंट, बैंकिंग ऑफ द रोड सेक्शन कंप्लीट करने के बाद में हम एक नया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सर्कुलर मोशन का। आप लोग बचपन में सर्कस वगैरह में गए होंगे तो आपने वो डेथ वेल का स्टंट देखा होगा, जिसमें कि एक मौत का कुआं, हिंदी में मौत का कुआं बोलते हैं, एक सिलिंड्रिकल शेल है, ये बड़ा एक सिलेंडर है, या तो वो स्फीयर होता है या सिलेंडर होता है, यहाँ पे ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर एक साइकिलिस्ट, बाइक या व्हीकल वाला या कार, इट परफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हमारा क्वेश्चन ऐसा है, वी हैव टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम सेफ स्पीड, minimum safe speed with which vehicle or a stuntman can perform horizontal circular motion। इस केस को बोला जाता है डेथ वेल। वापस समझते हैं, एक सिलिंड्रिकल शेल है, ड्रम, पानी भरने का ड्रम होता है ना घर में, मेटल का ड्रम, उसको हमने ऐसा वर्टिकली खड़ा किया है और अंदर ये आदमी क्या है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, बाइक से या व्हीकल से या साइकिल से, वॉट एवर इट में भी। अभी इस केस में हम खाली ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी कंसिडर करेंगे। हमने यहाँ पर ये जो स्टंट है उसको हमने कंसिडर किया है पॉइंट ऑब्जेक्ट, जिसका कि मास m है, वो सेंटर ऑफ द सर्कल है। r ये जो है r इज द रेडियस ऑफ सर्कल है, ये वो सेंटर है स्टूडेंट। r इज द रेडियस ऑफ ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ये साइक्लिस्ट है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल, ऐसा सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है। अभी m इज द नेट मास, टोटल मास है, और हम दूसरे फोर्स निगलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, एयर रेजिस्टेंस वगैरह हमने नहीं लिया है। तो देखिए क्या होगा, जब ये साइक्लिस्ट व्हेन इट परफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कल, ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल मोशन कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या, कौन कौन से फोर्स लगेंगे स्टूडेंट? तो सबसे पहले इसके ऊपर फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। रिकॉल, आपको मैंने बार बार समझाया, W इक्वल टू एम जी। let me write forces acting on the stuntman or vehicle। पहला फोर्स होगा, फर्स्ट फोर्स होगा वेट ऑफ द व्हीकल। क्या फॉर्मूला है, W इक्वल टू एम जी। क्या डायरेक्शन होता है स्टूडेंट, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नॉट जस्ट डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरा क्या होगा, दूसरा फोर्स होगा नॉर्मल रिएक्शन। देखो ये जो वॉल है, ये वॉल वर्टिकल है, ऐसा वॉल है, और ये यहाँ पे टच कर रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, एन ऐसे होगा। क्या रूल है एन का, मैंने आपको एन का रूल समझा स्टूडेंट, एन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो ये सरफेस को परपेंडिकुलर होगा। देखिए सरफेस ऐसा है और ऑब्जेक्ट ऐसे टच कर रहा है, तो एन विल बी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। तो सेकंड फोर्स होगा नेट नॉर्मल रिएक्शन, एन कहाँ पर होगा, एक्टिंग हॉरिजॉन्टली and it is directed कहाँ पे डायरेक्ट कर रहा है, ध्यान दीजिए कहाँ पे डायरेक्ट कर रहा है। देखो नॉर्मल रिएक्शन की तरह सेंटर की तरफ है, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है,
तीसरा फोर्स क्या होगा? तो तीसरा फोर्स होगा नेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम लिखते हैं स्टूडेंट एफएस से। किधर एफएस होगा? देखिए अभी ये वर्टिकल सपोर्ट है, सपोज ये साइक्लिस्ट है, तो एन किधर हो गया इसका? नॉर्मल रिएक्शन। ये जो वर्टिकल सपोर्ट ऐसा है तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे हो गया। अभी क्या टेंडेंसी है बाइक? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी फोर्स द टेंडेंसी ऑफ द स्टंट बैंड इज टू स्लाइड डाउन। ग्रेविटी फोर्स क्या करेगा? जो बाइक वाला है या जो व्हीकल वाला उसको नीचे की तरफ खींचेगा। तो मोशन कौन से डायरेक्शन में होगा स्टूडेंट? ध्यान दीजिए, मोशन होगा डब्ल्यू की वजह से, मोशन किधर होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा? फ्रिक्शन किस किस के बीच में? द वर्टिकल सपोर्ट, ये जो सपोर्ट है, ड्रम का सपोर्ट है, और ये जो पर्सन है इसके बीच में। तो ये फ्रिक्शन कहाँ पर होगा? फ्रिक्शन विल बी डायरेक्टेड vertically upwards. So directed it is directed vertically upwards, directed vertically upwards। ये वर्टिकल होगा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड। तभी देखो वर्टिकल फोर्स कितने हैं स्टूडेंट? एक तो ये एफ एस है और डब्ल्यू है। तो फॉर इक्विलिब्रियम ये बैलेंस होना चाहिए। यदि एफ एस ज़्यादा होगा तो ये ऊपर मूव होगा, डब्ल्यू ज़्यादा होगा तो नीचे जाएगा। पर यदि इसको सर्कल में मूव करने का है, पूरे एक सर्कल में, हॉरिजॉन्टल सर्कल में, तो ये दोनों बैलेंस होना चाहिए। तो फॉर फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ मोशन कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। क्या नेसेसरी है स्टूडेंट? कि एफ एस should be equal to W equal to mg, let me call equation 1। और ये जो n है वो नॉर्मल रिएक्शन है। तो नॉर्मल रिएक्शन कितने के बराबर होगा? ये नॉर्मल रिएक्शन किधर है? सेंटर की तरफ है। तो n एक्ट एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। n का वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला? सेंट्रीपिटल फोर्स का mv स्क्वायर अपॉन r, लेट मी कॉल इक्वेशन 2 है। अभी हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट। लेट अस डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट? दिस विल बी इक्वल टू एफ एस अपॉन एन विल बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड होगा स्टूडेंट एम जी अपॉन एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये एम और एम कैंसिल होगा, बट एफ एस अपॉन एन, अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, वी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वी डिपेंड करेगा नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर। नॉर्मल रिएक्शन फिक्स है, पर एफ एस क्या होगा? एफ एस मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एस के, जब एफ एस मैक्सिमम होगा तब क्या होगा? स्पीड विल बी मिनिमम होगा। तो फॉर मिनिमम स्पीड that is v equal to v minimum। स्पीड कब? देखो स्पीड डिनोमिनेटर में है स्टूडेंट, और ये न्यूमरेटर में। जब एफ एस मैक्सिमम होगा तो स्पीड मिनिमम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर वी मिनिमम एफ एस इज मैक्सिमम, एफ एस इज मैक्सिमम। और एफ एस मैक्सिमम कितना होता है? तो हमको पता है कि स्टैटिक फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू होता है, यू नो, इट इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन है। तो जब इनको दोनों को डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया स्टूडेंट? ये हो गया म्यू एस, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड हो जाएगा जी आर, और ये जो वी है ये वी स्क्वायर होगा मिनिमम। देयरफॉर वी स्क्वायर मिनिमम कितना होगा? जी आर, वी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई का जी आर अपॉन म्यू एस, और v मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्पीड कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी डिवाइड बाय म्यू एस। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मिनिमम स्पीड। इतना स्पीड यदि मिनिमम होगा
तभी ये पूरा हॉरिजॉन्टल सर्कल डिस्क्राइब कर पाएगा। सपोज ये मिनिमम स्पीड 20 किलोमीटर पर सेकंड, स्पीड बहुत कम होता है, 5 या 10 किलोमीटर पर आवर होता है, पर आवर नॉट सेकंड, सॉरी, पर आवर। यदि 10 किलोमीटर पर आवर है तो ये मिनिमम है, तभी ये सर्कल डिस्क्राइब करेगा। इससे ज़्यादा या कम होगा तो वो कभी इक्विलिब्रियम में हॉरिजॉन्टल सर्कल कभी डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा स्टूडेंट। इससे हमेशा स्पीड कैन बी मोर और एटलीस्ट इक्वल टू दिस। इससे कम होगा तो क्या होगा, ग्रेविटी फोर्स को नीचे खींच लेगा एंड ही विल फॉल डाउन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट।